वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे शाहू कॉलेज लातूर का स्क्रीनिंग टेस्ट पीसीएम 2024। इसमें हम केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज है वो हम एक्सप्लेन करेंगे एंड यू आर आल्सो गोइंग टू सी सम ऑफ द ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पेपर। आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखना है तो वो सारे पेपर्स मैंने ऊपर आई बटन दिया है, वहां आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली हम जाते हैं पीसीएम 2024 के पेपर की तरफ, जिसमें हम सेक्शन बी केमिस्ट्री का है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक ये क्वेश्चन है, अराउंड 25 क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, पर ये पूरा आपका फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। इट इज बेटर यू प्लीज टेक योर notebook and pen with you and solve the questions. Okay, chalo, so we'll start. So question number 26, the conversion of wood into coal is known as, so options are given: catenation, catalysis, carbonization and pyrolysis. इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोल को हम मतलब वुड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कोल में, मीन्स इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन. That's why it is also called as carbonization. Next question, match the following column 1 and column 2 and select the most appropriate options given below. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सिंपल होते हैं, क्योंकि एक दो अगर आपको पता है तो उस हिसाब से आप जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको आप इलिमिनेट कर सकते हो एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ हम देखेंगे पहले कि क्या क्या दिया है. देखो ऑप्शंस: नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड रबर. तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? सिल्क इज द नेचुरल फाइबर दैट वी नो. ओके, ये ऑप्शन हमें पता है. ए का 3, ये कौन से ऑप्शन में? देखो ए का 3 ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में है. तो आपके ये दोनों भी ऑप्शन क्या हो गए? यहाँ इलिमिनेट हो गए. ठीक है, अब आगे जाएंगे. जो हमें पता है वो हम देखेंगे. बी का देखो, अभी सिंथेटिक फाइबर. ओके, बी का क्या है? सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर इज अ टेरिलिन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो बी का ऑप्शन हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 में. तो अल्टीमेटली आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सी का 4 देखो, अभी सी का 4 मतलब दिस इज टेरिकॉट. सिंथेटिक फाइबर जो है वो टेरिकॉट है, सेमी सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये टेरिलिन भी है और कॉटन भी है, सेमी सिंथेटिक. रबर देखो, रबर मतलब आपका रेनकोट जो होता है, रेनकोट का जो मटेरियल होता है उसमें हम रबर यूज करते हैं. ठीक है, इट इज रबर लाइक कंपाउंड. दैट्स व्हाई इट इज डी. डी का 2. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, द कंपाउंड विच फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर में होता है. यहाँ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. पर अब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या होता है? इट इज द हाइड्रोजन एटम विच इज सैंडविच बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच क्या आ गया? आपका हाइड्रोजन एटम आ गया. इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी शोन बाय अल्कोहल ऑल्सो, कैन बी शोन बाय अमाइन ऑल्सो, कैन बी शोन बाय दिस फिनॉल ऑल्सो एंड कैन बी शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो. और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दैट मे बी मोनोमेरिक और डायमेरिक. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें डायमेरिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये कैसे होती है ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. ओके, और यहाँ ये जो कार्बन है ये आपका हाइड्रोजन के साथ रहेगा. ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन है और फिर से आपका ये जो कार्बन का ऑक्सीजन है ये भी आपका हाइड्रोजन के साथ रहेगा. ये आपका यहाँ पे आ गया CH3. सो दिस इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इट इज डायमेरिक हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका मतलब ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया. ओके, सो द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, when ethyl chloride and alcoholic KOH are
heated, the compound obtained is ethyl chloride, 2 कार्बन है क्लोरीन के साथ, इसकी रिएक्शन किसके साथ की है, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH। तो ये जो अल्कोहलिक KOH है ये आपका इलिमिनेशन करेगा, इलिमिनेशन मतलब अल्फा बीटा इलिमिनेशन, और यू कैन से इट इज 1-2 इलिमिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा HCl एज बाय प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया इथीन। तो इसका फॉर्मूला है C2H4, है यहाँ पे C2H4, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज C2H4। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें आपको टाइप्स ऑफ कार्बन पूछे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन। थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ, यहाँ देखो आपको ये जो सारे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ये मॉलिक्यूल है। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं। अब एक ध्यान में रखो, ट्रिक आपके लिए, ये ट्रिक है, जहां आपको CH3 दिखाई देगा वो आपका प्राइमरी कार्बन है, जहां आपको CH2 दिखाई देगा वो आपका सेकेंडरी कार्बन है, जहां आपको CH दिखाई देगा वो आपका टर्शरी कार्बन है, और जहां आपको सिर्फ कार्बन दिखाई देगा वो आपका क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले प्राइमरी कार्बन को काउंट करता हूँ। दिस इज प्राइमरी 1 2 3, ये 2 टाइम्स से मतलब 4, ओके, 5 एंड 6। देर आर 6 प्राइमरी कार्बन एटम्स। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक नंबर का ही ऑप्शन है जहां आपको 6 प्राइमरी कार्बन एटम्स दिए, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे का आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं, टाइम भी बचाना है। ओके, तो अब देखो CH, आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं मैं। CH कितने, देखो CH मतलब क्या होगा आपका टर्शरी कार्बन। CH कितने, देखो 1 2 है और कोई नहीं, 2 CH। ठीक है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया, सॉरी टर्शरी हो गया। ओके, उसके बाद देखो CH2 कितना है, CH2 क्या है, ये CH2 है और एक ये CH2 है, मतलब 2 CH2 हो गए आपके। ठीक है, 6 ये हो गए और ये आपके सेकेंडरी हो गए। अब प्राइमरी देखो कितना है, प्राइमरी सिर्फ एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, दिस इज योर प्राइमरी कार्बन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड? Now we'll see the next question. Question number 31. Correct structure of 3-ethyl 3,4-dimethyl pent 1-YNE. pent 1-YNE मतलब ये आपका अल्काइन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो सबसे सिंपल है, पेंट 1-YNE आपको नंबर देना है, YNE 1 नंबर पे अल्काइन ग्रुप आएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है, इसमें सारे ऑप्शन में एक नंबर को आपको क्या है, 1 और 2 के बीच में आपका अल्काइन ग्रुप है। देखो, तो चलो और थोड़ा आगे जाएंगे, क्या दिया है यहाँ, 3-ethyl 1 2 3 करो, 4 5 4 5, हर एक का 4 5, ये 5 नहीं आएगा, ये 5 आएगा और 6 आएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ये पेंट है। करेक्ट, 3 4 5, ये आपका आ गया 4 5। ओके, तो ये एक ऑप्शन आपका कट हो गया। अब ये 3 ऑप्शन में देखो, 3-ethyl 3 नंबर के कार्बन को इथाइल ग्रुप यहाँ पे भी है, और 3 नंबर के कार्बन को इथाइल ग्रुप यहाँ पे भी है। ठीक है, और 3 नंबर के कार्बन को इथाइल ग्रुप यहाँ पे भी। ओके, चलो और देखो आगे, 3,4-डाइमिथाइल, फिर से 3 नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और 4 नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे भी आपको 3 नंबर के कार्बन को मिथाइल है, और यहाँ पे भी 4 नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ 4 पे देखो। ओके, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो गया। अब ये दो ऑप्शन में से, ये दोनों तो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, पर एक यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया है, जो अगर आपको समझ में आ गया है तो इट इज वेल एंड गुड। कार्बन जो है, ये कार्बन चमक रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 5 है ना। C 3 बॉन्ड, एक फिर से एक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी गलत है ना, मतलब आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन है। अंडरस्टैंड? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, IUPAC नॉमेनक्लेचर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। क्लासिफिकेशन दिया है और करेक्ट पेयर बोला है कि करेक्ट पेयर कौन सी है। एसिडिक एनहाइड्राइड, मिथाइल एसीटेट, डाइथाइल ईथर, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ क्या दिया है देखो पहले, एसिटिक एनहाइड्राइड ये एनहाइड्राइड, ये ईस्टर नहीं है, ओके। मिथाइल एसीटेट ये ईस्टर है, ईथर नहीं है, ओके। डाइथिल ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड नहीं है, करेक्ट। और ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, एसिटिल क्लोराइड, ये एसिड हैलाइड है। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है आपका, CH3 डबल बॉन्ड OCl, मतलब ये एसिड से बना हुआ हैलाइड है, इसका मतलब ये एसिड हैलाइड है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलो, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सम रॉकेट इंजिन्स यूज मिक्सचर ऑफ हाइड्रेजिन N2H4 and hydrogen peroxide H2O2 as a propellant. The reaction of the following is given, okay। तो रिएक्शन भी दिया है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हुई है, इसमें से नाइट्रोजन गैस आ गया और 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। तो उन्होंने क्या पूछा है देखो अभी, तो हाउ मच एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपके ये हो गए, हाउ मच एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट remains unchanged when 0.750 mole of N2H4 okay, mixed with 17 ग्राम ऑफ H2O2। इसके मोल दिए हैं, इसका ग्राम दिया है, ओके। थोड़ा सा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये जो रिएक्शन है इसमें, ये रिएक्शन फिर से लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसको बाजू में करिए, ओके। सो रिएक्शन इज N2H4 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स N2 प्लस 4H2O। अब हमें लिखना है इसके मोल्स, मोल कितने हैं, इट इज गिवन दैट इज 0.750। इसके मोल कितने, देखो यहाँ दिख रहा है 2 मोल्स, यहाँ 1 मोल एंड यहाँ 4 मोल्स, ओके। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है और हमें क्या क्या निकालना है। गिवन मोल ऑफ N2H4 कितना आ गया 0.750, वेट इन ग्राम ऑफ, इसका वेट दिया है H2O2 का 17 ग्राम। तो हम इसका मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 17 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, कैलकुलेशन करोगे तो 34। तो इसके मोल कितने आ गए 0.5 मोल, ओके। आगे जाएंगे और अब हमें निकालना है वेट ऑफ N2H4। अब हमें क्या दिया है एक्चुअली, मोल दिया है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय मोल, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका वेट मिलेगा। कितना है मॉलिक्यूलर वेट, N2H4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 32 मल्टीप्लाइड बाय मोल कितना है 0.750, तो इसका वेट कितना आ गया 24 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम में देखो ये कितना यूज किया 24 ग्राम यूज किया, H2O2 कितना यूज किया 17 ग्राम यूज। और अगर मैं रिवाइज करता हूँ तो H2O2 का इतना यहाँ क्या आया मोल 0.5, मतलब ये कितना आया 0.5, मतलब ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना लगा है आपका N2H4 0.750 एंड H2O2 कितना लगा 1 लगा। इसमें से क्या क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे क्वेश्चन, हाउ मच एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन 0.750 मोल ऑफ N2H4 इज मिक्स्ड विथ 17 ग्राम, 17 ग्राम के साथ मिक्स किया, मतलब एक मोल के साथ इसका एक मोल यूज किया, तो कितना रहेगा ये। अगर मैं 1 मोल अगर ये N2H4 यूज करता हूं तो, है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गया अभी आपको, क्या है देखो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यस इट इज 0.25 मोल ऑफ H2O2, ये आपका रिमेनिंग रहेगा, अंडरस्टैंड। चलो, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ x, y and z are arranged in increasing order
order of their relative mass and the mass of each gas is 10 gram at STP. तो X, Y और Z इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये मास है, मास सबसे ज्यादा किसका है, Z का है। ओके तो आगे चलो, 10 ग्राम से इंक्रीज किया है। विच गैस विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड विच कंटेन्स मोस्ट। दो फॉर्मूले फिर से आपको ध्यान में आने चाहिए। पहला फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके। और दूसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल, ठीक है। अब यहां देखो ये क्या हो रहा है, देखो मास किसका सबसे ज्यादा है, मास मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, जेड का सबसे ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा रहेगा उसके मोल क्या हो जाएंगे, सबसे कम हो जाएंगे, ओके। मास ये अगर बढ़ता है तो मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर मोल कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। खत्म, आपको इसको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसमें है, जेड में होंगे ना, सबसे कम मॉलिक्यूल्स। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, एक्स में होंगे। ऑप्शन कहा है देखो, एक्स कंटेनिंग मैक्सिमम, कहा है एक्स इज मैक्सिमम, एक्स कंटेनिंग मैक्सिमम एंड जेड कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड, सबसे सिंपल, आपको ये लॉजिक लगाना है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। तो मोल जितने आपके कम होंगे उतने आपके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे उसमें कम होंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कम होंगे, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस एट अ प्रेशर 940 mm of Hg, at what pressure its volume decreases by 40%। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो 40% से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कौन सा लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, यस इट इज बॉयल्स लॉ, ओके। तो बॉयल्स लॉ है ये, बॉयल्स लॉ के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या क्या दिया है देखो, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या है इसका स्टेटमेंट, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ओके। अब हमें देखना है कि इसमें P1 V1 क्या क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर ही रहेगा। एट गैस प्रेशर क्या है, क्या है यहाँ पे P1 क्या है 940 mm ऑफ Hg, ठीक है। V1 देखो अभी क्या है, V1 और V2 कैसे निकालना है, सिर्फ यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं दिया है पर हमें हिंट दिया है कि प्रेशर एट व्हाट प्रेशर, मतलब P2 निकालना है हमें। तो V1 क्या होगा, V1 आपका इनिशियल प्रेशर होगा और ये आपका फाइनल प्रेशर होगा। और ये फाइनल प्रेशर किसका क्या हुआ, इसका डिक्रीजेस बाय 40%, डिक्रीज बाय 40%, तो कितना हो गया ये V1 का कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू 0.6 ऑफ V1, अंडरस्टैंड, मतलब ये 60% हो गया। 60% मतलब 0.6 ऑफ V1, तो आपको V1 की V2 की वैल्यू मिल गई 0.6 इंटू V1, अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। P1 940 मल्टीप्लाइड बाय V1 की वैल्यू क्या है, V1 इज एज इट इज, करेक्ट, इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया आपका V2 क्या है, V2 इज 0.6 V1। अब V1 दोनों साइड पे कॉमन है, वो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 940 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू P2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा कैलकुलेशन, 1566 mm ऑफ Hg, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ है क्या 1566, नियरली कौन सा है 1.67, ओके। चलो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलो if you want to take screenshot you can take screenshot of this।
यस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सब में निकाल देता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following sets of atomic numbers corresponds to elements belonging to S, D, F and P? देखो ये सीक्वेंस ठीक से देख लो, S, D, F, P। अब यहाँ ऑलमोस्ट आपके 37, 35, 29, 70, ये 29, 70, 35, ये सारे सेम दिए हैं आपकी, है ना, नंबर ये सारे सेम है। और आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है कि यस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो डी का आप पहचान सकते हो 29 नंबर का। ओके, कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया पहला। आगे देखो पी ब्लॉक एलिमेंट आपको फटक से समझ में आ जाएगा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है। ब्रोमीन का है देखो 35 एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन। ओके, ये दो ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब ये दो ऑप्शन भी आपके कैंसिल हो गए। करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया 3। 37 मतलब क्या है, 37 एटॉमिक नंबर किसका है, रूबिडियम। उसके बाद 29 आपका कॉपर है। उसके बाद ये 70 जो है ये आपका क्या है, इटरबियम, YB, एंड 35 इज दी ब्रोमीन। अंडरस्टैंड? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, पर सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रेजेंटेड बिलो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, ये भी बताया उन्होंने। ओके, द अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिर्फ उन्होंने एलिमेंट्स के जगह पे क्या दिया है, अल्फाबेट्स दिए हैं, ABCD, है ना, KLMN, UWVTXR। ओके, चलो अब उन्होंने क्या पूछा है देखो, कंसल्ट द अबव पीरियोडिक टेबल एंड प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है इसमें से? दो चीजें है देखो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। एक तो देयर इज शेयरिंग, ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दूसरा उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। ओके, उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ये बहुत कम होता है, वेरी लेस। ऐसे आपको पेयर्स देखना है। अब देखो पेयर्स क्या क्या है, RQ2, R कहाँ है, ये R है, यहाँ Q2 है। मतलब इन दोनों में भी आपको ये दिखाई देगा कि इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो AT, ए कहाँ पे, यहाँ है, T कहाँ पे, यहाँ है। देखो ये फर्स्ट ग्रुप है आपका और ये 17 ग्रुप है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका आयोनिक नहीं है, मतलब कोवेलेंट नहीं है। दूसरा देखो JQ, J और Q, इसका भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। JX2, J और X2, इनका भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 12 नंबर का ग्रुप है और ये 17 नंबर का ग्रुप है, बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो ये भी आपका नहीं है। तो R ये साथ में ही है ना, देखो RQ2, ये कौन सा है 16 ग्रुप में, 16 ग्रुप में कौन से है, OSCE, करेक्ट। O और S का बना है देखो, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज योर कोवेलेंट कंपाउंड। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टाइम्स AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट किया है, X plus 3H2O, the name and the formula of X is, X क्या है। ओके, तो अगर हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें देखो कन्वर्जन क्या क्या हुआ है। 2 टाइम्स AlOH थ्राइस गिव्स ऑन हीटिंग, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 3H2O, ये क्या आ गया आपका Al2O3। सिर्फ इसका, ये सारे ऑप्शन में Al2O3 दिखाया देखो इन्होंने। ओके, और ये क्या है एक्चुअली, Al2O3 मतलब X क्या है, ये आपका क्या होता है, एल्यूमिना, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन absence ऑफ ऑक्सीजन, इफ concentrated ore is strongly heated, is called, absence ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग ऑफ ओर इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, क्या कहते हैं,
कैल्सिनेशन कहते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है आपकी ये दी है रोस्टिंग, इट इज दी हीटिंग दी ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। ठीक है, ये आपका हो गया कैल्सिनेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41. When the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mixed in presence of water, the reaction is SO2 gives twice H2O plus gives SO2 plus, the reaction is SO2 plus twice H2S gives twice H2O plus 3S. Here hydrogen sulfide acting as, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब ये आपका, ये क्या करके एक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, मतलब हाइड्रोजन दिया मतलब ये क्या हो गया आपका, कौन सा रिएजेंट हो गया, इसका खुद का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा रिएजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टैंड, रिड्यूसिंग एजेंट इज द कंपाउंड विच डोनेट्स हाइड्रोजन एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, इसका खुद का क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। अंडरस्टैंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन, किसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्स रिएक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सारे। PbS4H2O2, ओके, और इसका हुआ है H2O। देखो अभी रिडक्शन किसका हुआ है, विच इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन, ऑक्सीजन का लॉस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, किसने ऑक्सीजन लॉस किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अंडरस्टैंड, और लेड सल्फेट भी यहाँ ऑप्शन दिया है, देखो लेड सल्फेट, तो लेड सल्फेट का एक्चुअली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको ऑक्सीजन ज्वाइन हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर कौन सा है ये नहीं दिया है, सिर्फ लिटमस पेपर के साथ इसकी रिएक्शन की है NaHCO3 की। NaHCO3 आपका बेस है, क्या दिया है देखो, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू कंफर्म्स द एसिडिक नेचर, नहीं, अगर रेड का ब्लू होता है तो आपका ये क्या होगा, बेस होगा। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू कंफर्म्स द बेसिक नेचर, यस, ठीक है, ये एसिडिक नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। रेड लिटमस डू नॉट चेंज इन इट्स कलर, चेंज करेगा क्योंकि ये बेस है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी आपका ऑप्शन है, ये बेस, करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें नहीं है। अभी हमने कंसेप्ट देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स विच आर हैविंग नियरली सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या फिर उनके निगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से कम होता है। यहाँ कौन से है देखो, हमें क्या पूछा है, डू नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोटेशियम क्लोराइड इज दी आयोनिक, अब इसके साथ कोई और है क्या ये देखना है सिर्फ। PH3 इज कोवेलेंट इन नेचर, ऑक्सीजन तो कोवेलेंट ही है, डाइबोरेन B2H6 कोवेलेंट है, H2SO4 में भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑप्शन में सारे इसमें KCl दिया है और एक ही अकेला KCl है जो आयोनिक, इसलिए ये डू नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेसीज दैट कैन गिव बोथ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कौन आपका कॉन्जुगेट एसिड देगा, कॉन्जुगेट बेस देगा। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, जो प्रोटॉन डोनर है, ओके, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, पर इसका ये उल्टा है, कॉन्जुगेट है, तो ये प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। अब देखो NH4+ क्या कर सकता है, NH4+ ये आपका NH3 बना के NH हाइड्रोजन दे सकता है, डोनर हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस करके ही बिहेव करेगा, ये आपका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है, बोथ, दोनों भी करके एक्ट हो रहा है। दूसरा देखो क्या है, H2PO4- H2PO4
H2PO4 एक तो आपका H3PO4 भी बन सकता है, या फिर यह आपका HPO4 2- ये भी बन सकता है। मतलब ये इसने क्या किया, प्रोटॉन दिया भी है और प्रोटॉन लिया भी है, तो ये क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होगा और प्रोटॉन डोनर भी होगा। तो यह आपका शायद करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और आगे देखेंगे PO4 3- ये सिर्फ हाइड्रोजन ले सकता है, HPO4 2- हो सकता है, ये भी नहीं है। और H3O+, ये आपका सिर्फ H+ दे सकता है और H2, तो ये आपका कॉन्जुगेट, तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, H2PO4। अंडरस्टैंड, इसको सारे इसको मिटा देता हूं मैं। करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका H2PO4 is behaving as both conjugate acid and conjugate base। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, पीएच की स्केल क्या है, 0 to 14। हाईएस्ट वैल्यू मतलब 14 की तरफ ज्यादा जा रहा है, कौन है, ये आपका बेसिक रेंज है, ये एसिड है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी एसिड है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। अब ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका वीक बेस है, तो इसका भी आपका बेसिक रेंज में कम रहेगा। और ये 1 मोलार NaOH है, ये आपका सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू वाला रहेगा, 1 मोलार NaOH। अंडरस्टैंड, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मफुल गैसेस लाइक SO2 आर प्रेजेंट इन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मैलिएबल। लिस्ट मैलिएबल मतलब हार्ड या फिर ब्रिटल, है ना, जो है ज्यादा कौन ब्रिटल है, गोल्ड आपका बहुत ज्यादा मैलिएबल है, एल्यूमिनियम भी इट इज मैलिएबल, सिल्वर भी मैलिएबल है बिकॉज दीज आर द मेटल्स। कार्बन इज नॉन मेटल एंड इट इज नॉट मैलिएबल, इट इज हार्ड और इट इज लस्ट्रस, इट इज यू कैन से इट इज ब्रिटल इन नेचर, जैसे कि डायमंड है ना, ग्राफाइट है, ये। तो कार्बन इज द करेक्ट आंसर, इट इज लिस्ट मैलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस 49 नंबर क्वेश्चन। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज सेड टू बी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम का ग्लूकोज लिया है और 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, तो मोलाल सॉल्यूशन हो गया। कौन सा हो गया, मोलाल सॉल्यूशन। मोलाल सॉल्यूशन क्या है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ हम वेट इन ग्राम मतलब क्या कर रहे हैं, वेट मोल वेट ले रहे हैं हम इसका, ओके। तो क्या है देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम है। अगर मैं इसका मोल कैलकुलेट करता हूँ, कितने मोल्स है, मोल्स, वेट इन ग्राम कितना है 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, ये क्या आ गया 0.1 मोल आ गया। तो 0.1 मोल प्रेजेंट इन, मोल है ना, मोल कितना है, कितना मोल है 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg, है ना, kg में लिया है ना 1 kg, ये कितना आ गया 0.1 मोलाल। ऑप्शन है क्या 0.1 मोलाल, यस 0.1। ये आपका मोल कंसेप्ट पे है। हाउ सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मोलाल, मोलार और नॉर्मल सॉल्यूशन। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन थर्ड शेल। एन का थर्ड शेल भी दिया है, इसका फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 मतलब 18। So correct option is 18. So in this way we have seen almost 25 questions from this particular set. Hope this will be helpful to you to understand the concepts, basic concepts related to the chemistry, general chemistry. Okay, so with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.